Hello students, welcome you on GVM YouTube channel. Today I will teach you long-term production function and types of the production function and the importance of the production function. I hope you will be satisfied and study with perfect. स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन या दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, किंतु इसमें तकनीक में सुधार के परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसा कि हमने आपको बतलाया कि अल्पकाल में उत्पादन के किसी साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि दीर्घकाल में एक फर्म अथवा उत्पादक के पास इतना पर्याप्त समय होता है कि वह उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर सकता है तथा उत्पादन पर्याप्त रूप से उसकी पूर्ति में वृद्धि कर सकता है। लेकिन दीर्घकाल में तकनीक में किसी भी प्रकार के सुधार के परिवर्तन को इस दीर्घकालीन उत्पादन फलन में सम्मिलित नहीं किया जाता, अर्थात टेक्नोलॉजी में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता। इसे स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन भी कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल की स्थिति में उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की मात्रा के मध्य अनुपात स्थिर रहते हैं। पैमाने के प्रतिफल की स्थिति में से तात्पर्य है कि उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, इनमें जो भी परिवर्तन किया जाता है तथा जो भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है, इनके मध्य अनुपात स्थिर होता है, जबकि भूमि तथा श्रम के बीच प्रत्येक दशा में अनुपात 1:20 होता है। पैमाने के प्रतिफल शब्द से आशय किसी एक विशेष इकाई या पैमाना, जिसे हम एक पैमाने के रूप में माप सकते हैं। प्रतिफल को हम मीटर में, लीटर में, किलोग्राम में, गज में, फीट में, संख्या में तथा भूमि के क्षेत्रफल के माप की इकाई को बीघा, एकड़ अथवा हेक्टेयर में इसका माप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया है कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति 1 मीटर कपड़ा खरीदता है, तो 1 मीटर जो पैमाना है, इस पैमाने के स्थान पर अगर हम सेंटीमीटर का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं 1 मीटर अर्थात 100 मीटर 100 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदता है। इस तरह से पैमाना बदलने पर हम उसे बदले हुए पैमाने के अंतर्गत दर्शाएंगे। साधनों के पैमाने को 2 गुना करने पर उत्पादन के रूप में प्रतिफल भी 2 गुना हो जाता है। जैसे 2 एकड़ भूमि में यदि 5 श्रमिक काम करते हैं तथा वे 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि हम इस पैमाने को बदल करके भूमि को 2 गुना कर दें, 2 एकड़ की जगह 4 एकड़ कर दें, भूमि में प्रयुक्त होने वाले श्रमिकों को दुगुना कर दें, 5 श्रमिक से बढ़ा करके हम दुगुना अर्थात 10 श्रमिक कर दें, तो होने वाला कुल गेहूं का उत्पादन 20 क्विंटल होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि पहली स्थिति में जब 2 एकड़ भूमि में 5 श्रमिक तथा 10 क्विंटल गेहूं का पैदावार होता था, तो उस स्थिति में भूमि तथा श्रमिकों के बीच का रेशियो 1:20 ही प्रत्येक दशा में होगा, जबकि भूमि तथा उत्पादन में रेशियो 2:10 अर्थात 1:5, श्रमिक तथा उत्पादन के बीच रेशियो 5:10 अर्थात 1:2 होगा। इसी प्रकार से
जब उनमें बदलाव किया गया, उनकी मात्रा को, पैमाने को दोगुना कर दिया गया, तो 4 एकड़ भूमि में 20 क्विंटल गेहूं पैदा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ भूमि और उत्पादन के बीच रेशियो 1:5 ही है। श्रमिक तथा उत्पादन के बीच रेशियो 1:2 ही है, जो कि स्थिर है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि भूमि तथा श्रमिक के बीच प्रत्येक दशा में उनका अनुपात 1:20 ही होगा। इसे हम एक तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत साधनों में परिवर्तन। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत इसे हम एक तालिका तथा रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि भूमि की मात्रा तथा श्रम की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से उत्पादन में भी या उत्पादन के प्रतिफल में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। जैसा कि तालिका में दिखाया गया है कि भूमि की मात्रा हेक्टेयर में तथा भूमि की मात्रा में होने वाला परिवर्तन श्रम के घंटे में होने वाले परिवर्तन को दिखाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि जब भूमि की मात्रा 5 हेक्टेयर प्रयोग की जाती है तो श्रम के घंटे 100 होते हैं। जब भूमि की मात्रा में या भूमि के पैमाने में परिवर्तन करके 10 हेक्टेयर अर्थात 2 गुना कर दिया जाता है तो श्रम के घंटे में भी 200 अर्थात 2 गुना परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से भूमि की मात्रा में परिवर्तन करने पर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना परिवर्तन करने पर श्रम के घंटे में होने वाला परिवर्तन भी उसी अनुपात में होता है। अर्थात श्रम के घंटे में 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 व 800 होता है, जिससे श्रम के घंटे में होने वाला परिवर्तन 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूमि की मात्रा तथा श्रम के घंटे में होने वाला समान परिवर्तन उत्पादन में समान अनुपात में परिवर्तन होते हैं। उत्पादन के साधन भूमि तथा श्रम के घंटे में समान मात्रा में परिवर्तन होने पर या समान प्रतिशत में परिवर्तन होने पर होने वाला प्रतिफल भी समान अनुपात में परिवर्तित होता है, जिससे कि रेखा चित्र का आकार एल आकार का हो जाता है। एल आकार से तात्पर्य है कि भूमि व श्रम का समान अनुपात में प्रयोग किया जाना। यहाँ पर श्रम तथा पूंजी जो एक स्थायी परिवर्तनशील है, श्रम को पूंजी के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। पूंजी तथा श्रम का समान अनुपात में परिवर्तन होने के कारण कुल उत्पादन 100, 200 व 300 हो जाता है। पूंजी तथा श्रम की समान मात्रा में उपयोग करने पर इसका आकार एल आकार का होता है। एल आकार से तात्पर्य है कि पूंजी व श्रम का समान रूप से स्थायीकरण, जिसमें बिंदु ए, बी, सी पर पूंजी तथा श्रम का समान अनुपात में परिवर्तन होने के कारण एल आकार का होता है।
स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन का ये समोत्पाद वक्र कहलाता है। ये समोत्पाद वक्र अर्थात पैमाने के प्रतिफल विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, घटते पैमाने का प्रतिफल तथा स्थिर पैमाने का प्रतिफल, जिसे हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। माना कि उत्पादन करने के लिए एक श्रम अर्थात एक श्रमिक एक एकड़ भूमि में काम करता है, अर्थात श्रमिक तथा भूमि के संयोग से 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। अगर इसमें हम परिवर्तन करते हैं, श्रम की मात्रा को 2 गुना अर्थात 2 श्रमिक, भूमि की मात्रा में 2 गुना अर्थात 2 एकड़ भूमि का प्रयोग करते हैं, तो कुल उत्पादन अगर 6 क्विंटल गेहूं पैदा होता है तो हम इसे बढ़ते पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। इसी प्रकार से यह श्रमिक की संख्या 2 तथा 2 एकड़ भूमि में अगर 3 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है तो इसे हम घटते हुए पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से श्रमिक तथा भूमि को दुगुना करने पर 2 श्रमिक तथा 2 एकड़ भूमि में अगर 4 क्विंटल गेहूं पैदा होता है अर्थात समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो इसे हम स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। इस प्रकार से पैमाने का प्रतिफल 3 प्रकार का होता है: बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, घटते पैमाने का प्रतिफल तथा स्थिर पैमाने का प्रतिफल। उत्पादन फलन के विभिन्न प्रकार। आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण विभिन्न प्रकार के उत्पादन फलन की सहायता से किया जाता है। कुछ उत्पादन फलन अपने से पहले के उत्पादन फलन पर सुधार करते हुए नवीन रूप में विकसित हुए हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन के भिन्न भिन्न रूप हैं, जो निम्न प्रकार हैं: रेखीय समरूप लाइनियर होमोजीनियस उत्पादन फलन। नंबर 2 कॉप डगलस का उत्पादन फलन। नंबर 3 आधा प्रदा इनपुट आउटपुट प्रोडक्शन फंक्शन। नंबर 4 प्रक्रिया विश्लेषण एक्टिविटी एनालिसिस प्रोडक्शन फंक्शन। नंबर 5 स्थिर प्रतिस्थापन की लोच उत्पादन फलन CES कॉन्स्टेंटली इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नंबर 6 परिवर्तनशील प्रतिस्थापन की लोच वेरिएबल्स इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। नंबर 7 अतिक्रमी लघुगुणकी ट्रांसेंडेंटल लॉगरिथमिक प्रोडक्शन फंक्शन। इस प्रकार से उत्पादन फलन 7 प्रकार के होते हैं। अल्पकालीन व दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर साधनों में परिवर्तनशील अनुपातों के कारण होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन तथा दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हम क्रमशः साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल नियम तथा पैमाने के प्रतिफल नियम के रूप में कह सकते हैं। साधनों की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण उत्पादन की मात्रा में समानुपात में परिवर्तन होता है, इसे हम अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। तथा स्थिर पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत हम उसे दीर्घकालीन पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन संभव है, जिससे कुल उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन होता है, जबकि अल्पकाल में कुछ ही साधनों को स्थिर रख करके तथा कुछ साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार से उत्पादन फलन को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। उत्पादन फलन का महत्व। यद्यपि उत्पादन फलन का संबंध अर्थशास्त्र से प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, क्योंकि
अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में मानव के कल्याण से संबंधित एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित, समस्याओं से संबंधित आदि का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका अर्थशास्त्र से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है, क्योंकि उत्पादन फलन का संबंध उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन आदि का प्रयोग किया जाता है, और जिस अनुपात में साधनों का प्रयोग किया जाता है उसी अनुपात में उत्पादन फलन अर्थात पैमाने का प्रतिफल प्राप्त होता है। पैमाने का प्रतिफल बढ़ता हुआ, घटता हुआ अथवा स्थिर हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले एक्सप्लेन में बतलाया। तो उत्पादन फलन का अर्थशास्त्र से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है, बल्कि इसका जो है अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। जैसे इसका संबंध इंजीनियरिंग से है, अभियांत्रिकी से है, टेक्नोलॉजी से है। तो उत्पादन फलन प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन किया जाता है उससे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका संबंध टेक्नोलॉजी से है, इंजीनियरिंग से है। किंतु अनुकूलतम उत्पादन से संबंधित निर्णय लेने में किसी भी वस्तु या सेवा के अलग अलग वैकल्पिक उत्पादन फलन की जानकारी होना आवश्यक होता है। हमें पर्याप्त मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए या उचित निर्णय लेने के लिए किसी भी वस्तु एवं सेवा की कितना उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में साधनों का प्रयोग करना है, इसकी जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। उत्पादन फलनों की तुलना द्वारा उचित निर्णय हेतु इसका ज्ञान व अवबोध आवश्यक माना जाता है कि हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। हमें कितना उत्पादन करना है, कितना उसमें साधनों का प्रयोग करना है, इसलिए इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इसी के साथ ही आपका लेसन नंबर 6 समाप्त हुआ। क्वेश्चन तथा आंसर से संबंधित जो भी परफेक्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको PDF फाइल द्वारा प्राप्त हो जाएगा।